ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट करने बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स से स्टार्ट करने वाले हैं, जो 11th चैप्टर का एक टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसमें ये हम देखते हैं कि जो भी लिविंग थिंग्स है कैसे मिलकर बने होते हैं। तो इससे पहले एक टॉपिक था बेटा सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें मैंने आपको बताया था सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बहुत सारे जब सेल्स मिलते थे बेटा क्या बनता था, टिश्यू बनता था। जब बहुत सारे टिश्यू मिलते थे बेटा क्या बनता था, हमारा ऑर्गन बनता था। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते थे तो क्या बनता था, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेम एज इट इज बेटा। अब ये क्या होता है, टिश्यू तो सेल से बनता है। सर सेल किससे बनाता है, तो सेल बनाता है हमारा किससे, मॉलिक्यूल से। किससे बनाता है, मॉलिक्यूल से। और बायोमेस मैंने पहले ही बता दिया, बायोमेस क्या होता है, लिविंग थिंग्स। तो जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स हमारे लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, हमारा बायोमॉलिक्यूल्स होगा। क्या होगा, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डेफिनेशन एनसीईआरटी में क्या दिया है बायोमॉलिक्यूल्स का। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दिया है, ऑल द कार्बन कंपाउंड that we get from living tissues known as biomolecule, सिंपल सा डिफिनेशन बेटा है कि हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स में कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सर इसने एक टर्म दिया है कार्बन कंपाउंड, तो हमारे कार्बन कंपाउंड में किसको किसको कंसीडर करेंगे, तो हमारे एनसीईआरटी ने कंसीडर किया है कार्बन कंपाउंड में किसको किसको कंसीडर किया है, कार्बन कंपाउंड में जैसे हमारा पहले क्या कंसीडर किया है, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड क्या किया बेटा, प्रोटीन। थर्ड क्या गया है हमारे लिपिड्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड एंड देन एंजाइम। ये सब हमारे किस में आ जाएंगे बेटा, कार्बन कंपाउंड में आ जाएंगे। सर आप ये बताइए कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं क्या उसमें सिर्फ कार्बन कंपाउंड बोलने का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो क्या उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही प्रेजेंट होते हैं क्या, नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ हमारे इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने क्या हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। उन्होंने क्या किया है, कुछ केमिकल या कुछ सेल्स को लिया, उसका केमिकल एनालिसिस किया और जिससे बताया बेटा कि जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसके भी दो टाइप्स है। अब ये डिसाइड किया बेटा, कुछ के साइज छोटे थे कुछ के साइज बड़े थे बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बायोमॉलिक्यूल्स है बेटा वो कितने टाइप्स के आ गए, दो टाइप्स के आ गए। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, तो नेक्स्ट स्टडी हमारा क्या आएगा, केमिकल एनालिसिस। क्या आएगा, केमिकल एनालिसिस ऑफ या फिर एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। उन्होंने क्या किया, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड किया। जब एनालिसिस किया तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कोई लिविंग सेल्स लिया। लिविंग सेल्स में एनसीईआरटी ने क्या लिया था, लीवर का सेल लिया था। क्या लिया था बेटा, लीवर सेल लिया था। या फिर क्या लिया था, वेजिटेटिव लीवर सेल, या फिर क्या लिया था, वेजिटेटिव प्लांट सेल लिया था बेटा। उन्होंने क्या किया था बेटा, इसका पेस्ट बनाया था। क्या बनाया था, इसका पेस्ट बनाया था। इन्होंने इसको क्या बनाया था, पेस्ट। अब ये पेस्ट या फिर इसको बोलते हैं स्लरी। विद द हेल्प ऑफ मोर्टार एंड पिस्टल। सर ये मोर्टार एंड पिस्टल क्या होता है, जब पहले के लोग जो डॉक्टर होते थे, अभी भी आप कभी कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे तो उनके पास ऐसे होता है, अपने ऐसे होता है बेटा। उसमें क्या होता है, वो अपने औषधि को रखते थे और कूटते थे, उसका पेस्ट बनाते थे। ठीक है, यही क्या है, मोटार एंड पिस्टल है। जैसे बेटा उसका स्लरी बन जाता है, उसको हम किससे मिक्स करते थे बेटा,
एनसीईआरटी में किससे मिक्स किया है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से। तो मिक्स्ड विद ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, किससे मिक्स किया? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से। ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। अब जैसे बेटा मिक्स किए, उसमें क्या किया, मिक्स करने के बाद उन्होंने क्या किया, कपड़े से इसको क्या किया, फिल्टर किया। जैसे हमने क्या करता है गांव में जब छेना फाड़ते बेटा, तो क्या करते हैं, पहले छेना को फाड़ लेते हैं, उसके बाद क्या है, कपड़े लेके ऐसे निचोड़ते हैं। जब निचोड़ते हैं बेटा तो जितने वाटर होते हैं सब बाहर आ जाते हैं और छेना पार्ट अलग हो जाता है। तो सेम है, यदि इसको क्या करेंगे बेटा, फिल्टर कर लेंगे। क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। फिल्टर विद द हेल्प ऑफ कॉटन क्लॉथ। कपड़ा कैसा होगा? क्लॉथ किसका होगा बेटा? कॉटन का होगा। तो जैसे बेटा करेंगे, उसमें कुछ पार्ट होगा फिल्टर हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या रहेगा, रिटेन रह जाएगा। तो जो फिल्टर हो जाएगा बेटा उसको क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट बोलेंगे। जो पार्ट उसमें रह जाता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? रिटेंटेड। क्या बोलेंगे? रिटेंटेड बोलेंगे। वेरी गुड, सिंपल से बेटा। अगर हम देखें बेटा कि अगर कोई पर्सन चाय बना रहा है बेटा, चाय बना रहा है, तो जब हम चाय पत्ती डालते हैं, चाय बना रहा है, पहले वाटर को बॉईल करेंगे। जैसे ही चाय पत्ती डालेंगे तो वाटर का कलर चेंज हो जाता है। तो चाय पत्ती का कुछ तो केमिकल ऐसा है जिसमें क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया है। अब चाय बनने के बाद बेटा जब इसको हम छन्नी से छानते हैं तो चाय हमारा क्या होता है, छन के गिलास में आ जाता है। लेकिन जो उसमें चाय पत्ती अदरक वगैरह रहता है वो क्या हो जाता है, हमारे छन्नी में ही रह जाता है। तो जो वाटर क्या होगा, जो चाय हमारा डिसॉल्व होकर नीचे गिलास में आएगा वो कैसा हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा। और जो हमारी छन्नी में बच जाएगा बेटा वो कैसा हो जाएगा, रिटेंटेड होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, किसकी साइज छोटी होगी, फिल्ट्रेट की, किसकी साइज बड़ी होगी बेटा, रिटेंटेड की। तो ऑब्वियसली बेटा ये पार्ट क्या हो जाएगा, फिल्टर पार्ट, फिल्टर पार्ट होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, रिटेंटेड पार्ट। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक टर्म दिया है, जो पार्ट फिल्टर हो गया है उसको क्या बोला है, एसिड सॉल्युबल पुल। क्या बोल दिया है, एसिड सॉल्युबल पुल। अब जो फिल्टर नहीं हुआ उसको क्या बोल दिया बेटा, एसिड इनसॉल्युबल। एसिड इनसॉल्युबल पुल। अब सिंपल से बेटा ये फिल्टर हो गया तो इसकी साइज कैसे होगी, छोटी हो गई। तो क्या होगा बेटा, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। अब ये बेटा क्या फिल्टर नहीं होगा तो क्या होगा, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। ठीक है सर, इसकी साइज छोटी होगी तो कितना साइज छोटी होगी, तो इसका साइज होगा, साइज देखो साइज क्या है, हमारे एनसीईआरटी में दो जगह डाटा दिया है। एक जगह दिया बेटा लेस देन 1000 डाल्टन, सेकंड हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया बेटा, 18 से लेके 800 डाल्टन की रेंज में रहेगा बेटा, वो किस में आएगा, एसिड सॉल्युबल में। और उसके बाद अगर उसके ऊपर आएगा तो कैसा आएगा, एसिड इनसॉल्युबल में। तो इसका साइज कितना है बेटा, लेस देन 1000 डाल्टन, लेस देन 1000 डाल्टन। इसमें क्या है बेटा, देखो आ रहा है क्या नीचे, इसमें साइज क्या है बेटा, लेस देन 1000 डाल्टन। और इसमें साइज क्या है, साइज मोर देन 10,000 डाल्टन। देखो हमारे जो नीट वाले में क्या डाउट क्रिएट करते हैं बेटा, उन्होंने क्या मैनिपुलेट करते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, अगर ये स्मॉल साइज है तो इसका अगर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है तो इसका क्या होना चाहिए, मोर देन 1000, नहीं, लेकिन इसका क्या होता है, मोर देन 10,000 डाल्टन होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो दूसरा डाटा दिया है बेटा, ये 18 से लेके 800 डाल्टन, 18 से लेके 800 डाल्टन के रेंज में ये रहता है। ठीक है, अब इसमें देखा बेटा इसकी साइज छोटी है तो इसको क्या बोल दिया, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसकी साइज ज्यादा बड़ी बेटा तो इसको क्या बोल दिया, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोल दिया है। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल है बेटा क्या नीचे दिख रहा है, ये क्या है बेटा, इसकी साइज छोटी है तो ये क्या आएगा, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और इसकी साइज बड़ी है बेटा तो क्या आ जाएगा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल बेटा, ये नीचे नहीं दिख रहा बेटा तो इसका एग्जांपल हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल का है, एग्जांपल
सिंपल शुगर बेटा, क्या आएगा? सिंपल शुगर। सिंपल शुगर बोलने का मतलब बेटा जितने भी मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड आएंगे किस में आ जाएंगे? हमारे फिल्ट्रेट में आएंगे। सेकंड अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। थर्ड बेटा क्या है? नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। ये सब हमारे किसके पार्ट है बेटा? फिल्ट्रेट या फिर माइक्रो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के। इसमें एक पॉइंट और बेटा, हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी जो होता है वो किस में आएगा? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। तो क्या आएगा? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी किसमें कंसीडर होगा? हमारा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। सर माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या कंसीडर होगा? इसके एग्जांपल हम यहाँ लिख दे रहे हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा बेटा? कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर। सेकेंड क्या होगा बेटा? हमारे प्रोटीन, क्या होगा? प्रोटीन। थर्ड क्या होगा हमारा? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ये सब हमारे किसमें आएगा बेटा? रिटेंट या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आएगा। ठीक है। एक हमारा पार्ट इसमें आएगा बेटा लिपिड्स का। लिपिड्स अगर इंडिविजुअल फॉर्म में रहेगा तो किसमें कंसीडर होगा? माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। लेकिन लिपिड्स कभी भी इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं रहता, वो क्या बना लेता है बेटा? वेसिकल्स बना लेता है, जिसका उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है बेटा? मोर देन 10,000 हो जाता है। इसलिए इसको किसमें कंसीडर कर लेते हैं हम लोग? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। तो एक्सेप्शन में क्या लिखते हैं बेटा? ये लिपिड्स किसमें आ जाएगा हमारा? लिपिड्स किसमें आएगा? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आएगा। अगर इसमें हम लिखे बेटा तो इसमें ये लिख सकते बेटा, क्यों? क्योंकि अगर ये सिंगल है तो बेटा, अगर ये सिंगल है, इफ इंडिविजुअल, तो इसका वेट कितना होगा? लेस देन 800 डाल्टन। लेकिन बेटा ये कैसा बना? ये क्या बना लेता है? इट फॉर्म वेसिकल्स, इट फॉर्म वेसिकल्स, देन मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है मोर देन 800 डाल्टन। ठीक है, दिख रहा है? मोर देन 800 डाल्टन। इसलिए बेटा हमारे लिपिड्स को किसमें कंसीडर कर लेते हैं हम? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। ये हमारा क्या बेटा? उसका एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। एनसीईआरटी में क्या किया बेटा? ये पूरा चार्ट दिया है। इसके बाद एनसीईआरटी में क्या? ये तो सर हमने क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस किया है। अब हमारे जो लिविंग थिंग्स है या फिर जो लिविंग टिश्यू है उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे प्रेजेंट है, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे? तो उसके लिए एनसीईआरटी में एक पॉइंट और दिया है, एस एनालिसिस टेस्ट, एस एनालिसिस टेस्ट। ठीक है, वो आगे हम फर्दर करेंगे। ठीक है, उससे पहले बेटा रिपीट करते हैं कि हमने क्या किया? एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड में क्या किया? एक लिवर सेल्स लिया, उसका वेजिटेटिव प्लांट से लिया, उसका मैंने पेस्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ मोटा आयरन पेस्टर से। फिर उसको किसने मिक्स किया बेटा? ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड में। फिर उसमें क्या किया? फिल्टर किया विद द हेल्प ऑफ कॉटन कॉल से। तो उसमें कुछ पार्ट थे बेटा जो फिल्टर हो गए, कुछ क्या रह गए? रुक गए। जो फिल्टर हो बेटा उसकी क्या हो गई? उसको क्या टर्म दिया? एसिड सॉल्युबल पूल, स्मॉल इन साइज कितनी स्मॉल है? लेस देन 1000 डाल्टन या फिर 18 से लेके 800 डाल्टन। ठीक है, इसको टर्म क्या दिया है? बायोमॉलिक्यूल्स दिया गया था। एग्जांपल क्या है? सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सेम एज इट इज बेटा। रिटेंटेड में क्या होता है? कुछ पार्ट तो क्या रिटेंटेड हो जाते हैं। एसिड इनसॉल्युबल पूल बोला गया, इसकी साइज कैसा है? लार्ज है। तो लार्ज में कितना सर? मोर देन 10,000 डाल्टन। यहाँ पे बेटा क्लियर रखना बेटा, नॉट 1000, मोर देन 10,000 डाल्टन है, इसलिए इसको टर्म क्या दिया? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। एग्जांपल में क्या क्या बेटा? कॉम्प्लेक्स शुगर आ गया, जैसे पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स। लिपिड्स में बेटा ये कंसीडर हम लोग देखते हैं कि अगर लिपिड्स इंडिविजुअल फॉर्म में है तो उसका वेट लेस देन 800 डाल्टन होगा। लेकिन कभी भी लिपिड्स हमारे इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं रहता है, वो क्या बना लेता है? वेसिकल्स बना लेता है, इसलिए उसका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800 डाल्टन हो जाता है। इसलिए इसको हम किस में कंसीडर कर लेते हैं? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, हम क्या नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले बेटा? एस एनालिसिस टेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम क्या पढ़ने वाले थे? केमिकल एनालिसिस तो मैंने कर लिया है, अब क्या करने वाले? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस। तो एक टर्म दिया क्या है? एस एनालिसिस टेस्ट। क्या दिया है? एस एनालिसिस टेस्ट। क्या किया है? एस एनालिसिस टेस्ट। अब किसी भी सेल्स में कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है बेटा, उसके लिए टेस्ट दिया गया एनसीईआरटी में, उसको क्या बोलेंगे? एस एनालिसिस टेस्ट। तो हमने क्या किया बेटा? कोई भी एक सेल ले लिया। क्या किया? कोई भी एक सेल लिया बेटा,
अगर वो सेल लिए बेटा तो उस सेल का कौन सा वेट होगा, ड्राई वेट या वेट वेट, ठीक है। तो कौन सा वेट होगा बेटा, अगर इसको हम वेट करेंगे वेइंग मशीन में रखेंगे तो कौन सा वेट बताएगा, वेट वेट। कौन सा वेट बताएगा बेटा, वेट वेट बताएगा। फिर जैसे उसको हम क्या करेंगे बेटा, हीट देंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, जिसमें बेटा हम क्या करेंगे, हीट देंगे। जैसे हीट देंगे बेटा तो ये वेट वेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राई वेट में। किसमें होगा बेटा, ड्राई वेट में। अब ये ड्राई वेट को फर्दर मैंने क्या किया बेटा, बर्न कर दिया है। क्या कर दिया है, बर्न कर दिया है। जब ये बर्न कर देंगे बेटा तो जिसमें जितने भी इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या हो जाएंगे इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड गो ऑन, हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे बेटा वो सब क्या हो जाएंगे, चल जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या बेटा, एस बचेगा। क्या बचेगा, एस। अब इस एस में बेटा क्या प्रेजेंट रहेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या प्रेजेंट रहेगा, इन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट रहेगा। अब मेनली जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा बेटा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है या फिर डिफरेंट मेथड है। हमारे एनसीईआरटी में उतना दिया नहीं है। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम फाइंड आउट किए थे उसमें क्या क्या हमारे एनसीईआरटी में दिया है, मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड सल्फेट। ये सब बेटा ये 3 इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हैं जो एस एनालिसिस टेस्ट से हमने क्या किया, फाइंड आउट किया था, ठीक है। एस एनालिसिस टेस्ट से हम बेटा किसको कंसीडर करते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें हम किसके बारे में जानते हैं, टू नो अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा एस एनालिसिस टेस्ट किसके लिए करते हैं, हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानने के लिए क्या करते हैं, एस एनालिसिस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, पहले सेल को लेते हैं, इसको वेइंग मशीन पे रखते हैं तो उसका वेट आता है बेटा, फिर उसको हीट करते हैं। तो हीट करते बेटा तो सारा वेपर फॉर्म, वाटर वेपर फॉर्म में निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, ड्राई वेट बचेगा। फिर इसको हम फर्दर बर्न करेंगे बेटा तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो धुएं के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या बेटा, एस बचेगा। अब वो एस बचेगा बेटा तो एस में क्या प्रेजेंट रहेगा हमारा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ 3 दिया है, मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड सल्फेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे एनसीईआरटी में एक साइड में चार्ट बनाया होगा बेटा, ये चार्ट बना होगा कि कौन सा केमिकल कंपाउंड हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया होगा बेटा, जैसे आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा किसका दिया होगा, अगर देखा जाए तो एक चार्ट दिया होगा, सबसे ज्यादा इसमें बेटा किसमें बताया गया, हमारे वाटर का बताया गया है। वाटर कितना परसेंट होता है, 70 to 80%। कितना होता है, 65 से 70% क्या होता है, वाटर होते हैं। सेकेंड अगर देखा जाए तो क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है। प्रोटीन कितना होता है बेटा, 10 to 15% होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड बेटा कितना होता है, 5 to 7% होता है। कितना परसेंट होता है, 5 to 7। हालांकि ये जो डाटा दिया है एनसीईआरटी में रैंडम दिया है, मैंने इसको सीक्वेंस में अरेंज करके बताया बेटा, ताकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे बॉडी में मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपाउंड क्या प्रेजेंट है, तो क्या प्रेजेंट आएगा, वाटर, फिर देन प्रोटीन, फिर देन न्यूक्लिक एसिड, फिर देन कार्बोहाइड्रेट बेटा कितना आएगा, 3%। उसके बाद बेटा क्या आएगा, लिपिड्स आएगा, क्या आएगा, लिपिड्स आएगा। सब लोग अपने एनसीईआरटी में देख लेंगे बेटा, लिपिड्स कितना आएगा, 2% आएगा अराउंड। फिर उसके बाद आएगा आयंस, क्या आएगा, आयंस कितना आता है, 1%, ठीक है। तो ये हमारा बेटा क्या है, एनसीईआरटी में डाटा है कि कौन सा केमिकल कंपाउंड हमारी बॉडी में कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या पूछते हैं बेटा, कभी कभी इसका सीक्वेंस ऑर्डर पूछ लेते हैं कि हमारी बॉडी में वाटर कौन सा केमिकल, सॉरी एक क्वेश्चन तो इसमें ये पूछेंगे बेटा कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। दूसरा केमिकल कंपाउंड क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। दूसरा इसका सीक्वेंस पूछ लेंगे, 4 सीक्वेंस देंगे, उसमें एक सीक्वेंस क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा, वाटर लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, प्रोटीन, फिर क्या लगाएंगे, न्यूक्लिक एसिड, फिर क्या लगाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड्स, फिर क्या लगाएंगे, आयंस, ठीक है।
ये सीक्वेंस है और ये एनसीईआरटी में और नीट में एक दो बार इससे क्वेश्चन आ चुका है कि मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपाउंड इन आवर बॉडी वाटर एंड लेस्ट अबंडेंट आयंस। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या है, कुछ एलिमेंट्स दिया है, तो उसमें इस कुछ एलिमेंट दिया है, तो उसमें ये पूछा बेटा कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हमारी बॉडी में कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में कितना प्रेजेंट है और हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। फिलहाल आपको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, फिर आगे फर्दर देखो। सब लोग एनसीईआरटी ओपन करो बेटा, तो ये जो टेबल दिया है 9.13, ठीक है, इसमें हमें इसमें सिर्फ 3 याद करना है। एक्चुअल में जो लिविंग कंपाउंड प्रेजेंट है मेनली कौन होते हैं, CHO, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये मेनली प्रेजेंट होते हैं। और एक टर्म और आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन देखो बेटा, इसमें दिया होगा सिलिकॉन हमारे बॉडी में एकदम निग्लेजिबल है, एकदम एब्सेंट है, लेकिन वही देखो बेटा अर्थ क्रस्ट में बेटा सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है। क्या है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है। और जो हमारा देखा गया कार्बन, अगर हम कोई पूछे बेटा कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट कार्बन प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो हम लोग सब सोचते हैं बेटा कार्बन, नहीं, क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। सब लोग देखेंगे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में 65% प्रेजेंट है, जबकि अर्थ क्रस्ट में भी कितने प्रेजेंट है बेटा, 46% है। कार्बन देखिए बेटा, तो हमारी बॉडी में कितना है, 18.5 है, जबकि अर्थ क्रस्ट में कितना है बेटा, 0.3% है। ठीक है, तो हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन या फिर ऑक्सीजन। ऑब्वियसली बेटा क्या ज्यादा प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और हमारी बॉडी में क्या एब्सेंट होता है, सिलिकॉन। लेकिन अर्थ क्रस्ट में बेटा सेकंड मोस्ट अबंडेंट देखा जाए तो सिलिकॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, मेटाबोलाइट्स। क्या दिया गया बेटा, मेटाबोलाइट्स दिया गया है। तो मेटाबोलाइट्स के बारे में क्या बताया गया है, मेटाबोलाइट्स। क्या बताया बेटा, मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे भी हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, या तो वो एनाबॉलिक होगा या तो कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा पार्टिकल्स, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स बना रहे होंगे। कैटाबॉलिक में क्या होगा कि वो पार्टिकल्स, जो बड़े पार्टिकल्स उसको ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इन्हीं दोनों का बेटा क्या होगा, कंबाइन होगा। तो इसको हम मेटाबॉलिज्म में क्या लिखते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ, क्या लिखेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक नोन एज मेटाबोलाइट्स। या फिर इसको पता मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। इसी के मेटाबॉलिज्म कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे, मेटाबोलाइट्स। क्या बोलेंगे, मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। अब इसके टाइप देखिए बेटा, तो मेटाबोलाइट्स के टाइप 2 आते हैं। कितने टाइप्स आएंगे, 2 टाइप्स आएंगे। मेटाबोलाइट्स के कितने टाइप्स आएंगे, 2। एनाबॉलिज्म क्या लिखेंगे बेटा, एनाबॉलिज्म फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स। इसका क्या बेटा, कैटाबॉलिक क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड। कैटाबॉलिज्म में किसी भी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है, एनाबॉलिज्म में किसी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसी मेटाबोलाइट्स के अगर हम टाइप देखें बेटा, तो मेटाबोलाइट्स के मेनली 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मतलब कहने का मतलब इन द सेंस बेटा कि कोई भी चीज जो हमारे लिए बेटा क्या इसेंशियल है, उसके बिना हम कोई भी चीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या होता है, हमारे लिए प्राइमरी होता है, इसेंशियल होता है, नेसेसरी होता है। सेकेंडरी मतलब वो हमारे लिए बेटा क्या है, कोई मतलब कि प्राइमरी इसेंशियल्स नहीं है, लेकिन हाँ वो क्या करता है बेटा, किसी न किसी डिफेंस मैकेनिज्म में उसको क्या करता है, किसी भी चीज को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, जैसे ड्रग्स हो गए, हमारे क्या हो गए, एल्कोलाइड्स हो गए, तो जो ड्रग्स वगैरह हो गए वो प्लांट इसलिए बेटा प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो ब्राउजिंग एनिमल से बच सके। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसका यूज हम लोग अपने ह्यूमन वेलफेयर में कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उसके फंक्शन हमें नोन होंगे, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शंस नोन नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं बेटा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या होगा बेटा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में होगा बेटा ना, there are metabolites देखो क्या बेटा, the metabolites इसमें क्या बेटा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का है, the metabolites
which are essential for all living organism, ठीक है। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बेटा उसके फंक्शन क्या है, नोन है, तो क्या लिखोगे, इट इज डायरेक्टली कंट्रोल देयर फिजियोलॉजिकल, और ये कहता है इट डायरेक्टली कंट्रोल देयर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स देयर फंक्शन आर नोन। इसके जो फंक्शन हो बेटा ना वो हमें क्या है पता है। अच्छा, इसके एग्जांपल देखा जाए बेटा तो प्राइमरी मेटाबोलाइट में जो जो हमारे लिए क्या है इसेंशियल है, जैसे क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब बेटा हमारे किस में आ जाएंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में। एग्जांपल में क्या लिख लेंगे बेटा, जैसे हम लोग लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब बेटा हमारा क्या आ जाएंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट। सेम सेकंड करो बेटा, इसमें अगर टाइप में देखें तो सेकंड आ गया बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होगा, जिसका फंक्शन हमें नोन नहीं होगा, जो हमारे फिजियोलॉजिकल वैल्यू को कंट्रोल नहीं करेगा बेटा, वो सब किस में आएंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हमारे एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, ठीक है, तो उसको बेटा क्या करेंगे हम लोग याद करेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए इसको सेकंड पार्ट क्या था बेटे का, सेकंड पार्ट था इसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये बेटा इसमें क्या है, कुछ प्लांट्स हो गए, कुछ फंजाई हो गए, कुछ प्लांट्स हो गए, कुछ फंजाई होंगे एंड कुछ माइक्रोब्स होंगे, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं इसमें सीधे कंटेन करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट कंटेन या फिर इट present in certain plant, fungi and microbes। कहाँ का प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये कुछ प्लांट में, कुछ फंजाई में और कुछ माइक्रोब्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या इसके फंक्शंस नोन है, नहीं, तो लिखोगे देयर फंक्शंस या फिर their function are not known। क्या इसके फंक्शंस नोन बेटा, नहीं, इसके फंक्शंस क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस या फिर फंक्शंस क्या है, नोन नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी हमारा एक चार्ट बनाया बेटा, वो चार्ट हम देखते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एक चार्ट बनाया, चार्ट इधर देख लो बेटा, ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। चार्ट में देखो क्या है, चार्ट में एक साइड लिखा होगा बेटा कि कौन कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, उसके एग्जांपल क्या है। तो सबसे पहले लिखा होगा पिगमेंट में लिखा होगा बेटा कैरोटीनॉइड, एंड एंथ्रोसाइनिन। सेकेंड क्या लिखा बेटा, एल्कोलॉइड्स में हमारा क्या क्या दिया है बेटा, मॉर्फिन एंड कोडीन, ठीक है, मॉर्फिन एंड कोडीन। ये बेटा ये सब टॉपिक ऐसे है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और फंस जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स में क्या क्या दिया है, मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन। मोनोटर्पिन
एंड डाइटरपीन्स, मोनोटर्पिन एंड डाइटरपीन्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल में क्या है बेटा, लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल एटीसी। नेक्स्ट हमारा इसेंशियल ऑयल के बाद क्या दिया बेटा हमारा, टॉक्सिन। टॉक्सिन में बेटा एब्रीन, क्या आएगा, एब्रीन एंड रेसिन, एब्रीन एंड रेसिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेटा लेक्टिन्स। लेक्टिन्स में बेटा हमारा क्या आएगा, लेक्टिन्स में हमारा आएगा कॉनकोनाबिल एल, क्या आएगा, कॉनकोनाबिल ए। उसके बाद क्या है, लेक्टिन्स के बाद हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट क्या है, ड्रग्स एंड पॉलीमरिक सब्सटेंस, ड्रग एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंस। ड्रग्स में क्या बेटा हमारा दिया है, कर्क्यूमिन्स, विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन्स एंड विनब्लास्टिन, ठीक है, विन वी। इसमें क्या है बेटा, रबर, सेलुलोज एंड गम। ये सब बेटा क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। इसमें क्या है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लेमन ग्रास ऑयल किसका है, इसेंशियल ऑयल का। टॉक्सिन में क्या क्या है, एब्रिन एंड रेसिन। लेक्टिन्स में क्या क्या है, कैनकोनाबिल्स ए। ड्रग्स में क्या है, कर्क्यूमिन्स एंड विनब्लास्टिन। पॉलीमरिक सब्सटेंस में बेटा क्या आएगा हमारा, रबर, सेलुलोज एंड गम्स आएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स का फर्स्ट टॉपिक है। हमने स्टार्ट किया था बेटा बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर बायोमॉलिक्यूल्स बेटा उसमें दो टेस्ट आया था, केमिकल एनालिसिस आया था और दूसरा एस एनालिसिस आया था। केमिकल में मैंने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे, एस में देखा बेटा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। उसके बाद मेटाबोलाइट एक टर्म है। मेटाबोलाइट में बेटा देखा गया मेटाबोलाइट दो टर्म थे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट जिसके फंक्शंस नोन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिसके फंक्शंस नोन नहीं है। और ये पिगमेंट बेटा सॉरी ये क्या हमारे कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जैसे पिगमेंट में एल्कोलाइड्स, टर्पेनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लेक्टिन, ड्रग एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। इसके बाद हमारा एक्चुअल में जो बायोमॉलिक्यूल्स का टॉपिक है वो स्टार्ट होता है हमारा क्या, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स। तो अगला वाला टॉपिक क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देखो अब हमने क्या अपने इस मेन टॉपिक पे आता बेटा कार्बोहाइड्रेट। देखो एनसीईआरटी में क्या दिया बेटा, एनसीईआरटी में जो ओल्ड वाला सिलेबस था बेटा उसमें क्या 20 पेज का था, और अभी जो न्यू वाला सिलेबस उसमें 16 पेज का कर दिया, तो बहुत सारे टॉपिक डिलीट कर दिए हैं। और सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है बेटा, एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस में अरेंज नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, जो भी पार्ट उठाएंगे उसको सीक्वेंस में सारे पार्ट को एक ही जगह हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हमें पढ़ने में भी रिवीजन करने में क्या रहे, इजी रहे, ठीक है। तो पहला टॉपिक अगर हम इसमें स्टार्ट बेटा, तो क्या स्टार्ट करेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट। क्या स्टार्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट मतलब देखो देखा जाए बेटा, तो पहले तो इसका दूसरा नाम देखा जाए बेटा, तो क्या होता है, सैकेराइड्स। क्या होता है, सैकेराइड्स। क्या होता है, सैकेराइड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मतलब बेटा क्या, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब उसका हाइड्रेटेड फॉर्म। ये एक्चुअल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे डेफिनेशन तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला है तो ये दिया है हमारे एनसीईआरटी में, CxH2OX। ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो लेकिन जो एग्जैक्ट डिफिनेशन है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट का अगर देखा जाए तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो एग्जैक्ट डिफिनेशन है वो क्या आएगा हमारा, ये आएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सिंपल से बेटा अगर हम क्या इधर ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखे
तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H12, क्या होता है C6H12O6। अगर फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिखे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। हम देख के डिफरेंशिएट करो कैसे कर पाएंगे बेटा कि सर इसमें कौन सा ग्लूकोज है कौन सा फ्रक्टोज है। तो अगर हम देखें बेटा ग्लूकोज में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डोज ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो कौन सा रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। अगर उसमें कीटोन ग्रुप है तो कौन सा रहेगा बेटा, फ्रक्टोज का रहेगा। तो एक्चुअल में जो कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन है बेटा वो क्या कंटेंट करेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है। अच्छा इसमें बेटा अगर पॉली मतलब तो कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए बेटा, तो मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। तो लिखेंगे बेटा इट कंटेन एटलीस्ट या फिर इट कंटेन मिनिमम 3 कार्बन्स। इट कंटेन मिनिमम 3 कार्बन्स। ठीक है सर। अब ये सैकराइड्स है बेटा, सैकराइड्स में मिनिमम 3 कार्बन्स। ठीक है। अभी तुम्हें पता बेटा एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। ठीक है। अब देखते बेटा टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक चार्ट बनाएंगे, उसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, हम चार्ट बनाते हैं। ठीक, रब करो भाई। क्या बेटा, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेनली कितने टाइप्स के बेटा, 3 टाइप्स के। कितने हैं, 3 टाइप्स। ठीक है, कितने बेटा, 3 टाइप्स है। ठीक है, हम एक चार्ट में पढ़ेंगे बेटा ताकि हमें इजी समझ में आ जाए। बोलेंगे क्या, पहला क्या था, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स। सेकेंड क्या बेटा हमारा, डाई या ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। थर्ड बेटा क्या हमारा, थर्ड क्या हमारा, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, सैकेराइड्स, सैकेराइड। देखो मोनोसैकेराइड सिंपल सा है, सैकेराइड मतलब क्या होता है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है। नाम से तुम्हें पता चल जाए, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, जिसमें सैकेराइड्स या शुगर या सैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल से, उसको क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड्स। ओलिगो मींस क्या होता है बेटा, फ्यू। फ्यू अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसमें 2 लेके कितना होगा, 9, 2 to 9 सैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें क्या बोलेंगे बेटा, इसलिए ओलिगोसैकेराइड्स। इस ओलिगो मतलब क्या होता है बेटा, फ्यू। क्या होता है, फ्यू मतलब कुछ। पॉलीसैकेराइड बेटा मोर देन, या बहुत सारे सैकेराइड्स मिलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। मैंने पहले बताया बेटा, अगर एक शुगर है तो एक सिंपल शुगर में बेटा मिनिमम कितने कार्बन्स होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे बेटा, 3 होंगे। अगर वो कार्बन 3 है बेटा तो वो क्या बोलेंगे, ट्राइयूज। क्या बोलेंगे, ट्राइयूज। इसमें क्या बोलेंगे बेटा, सिंगल शुगर या सिंगल सैकेराइड्स, सिंगल सैकेराइड्स प्रेजेंट। ठीक है, जैसे मैं बोल बेटा, ये हम क्या कर ले, हार बना रहे हैं, इस हार में बेटा अगर एक मोती रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड्स। अगर 2 से लेके 9 तक रहे, 2 to 9 तक रहे बेटा, उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। अगर पूरा हार बना रहे बेटा, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। तो सर ये बताइए, ये जो मोती है उस मोती में तो कोई ना कोई केमिकल से बना होगा, ऑब्वियसली ये मोती भी किसी न किसी केमिकल से बना बेटा। तो सेम एज इट इज बेटा, अगर एक रहेगा मोती तो उसको मोनोसैकेराइड्स बोलेंगे, अगर 2 या 2 to 9 रहेगा बेटा उसको ओलिगोसैकेराइड्स, एंड मोर देन 10 रहेगा उसको पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब ये जो मोनोसैकेराइड्स है वो किससे मिलके बने बेटा, तो वो कार्बन कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए बेटा, 3 होने चाहिए। अगर वो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, ट्राइयूज। क्या बोलेंगे, ट्राइयूज। अगर 4 बेटा तो टेट्रोज, अगर 5 बेटा तो पेंटोज, अगर 6 बेटा तो हेक्सोज, अगर 7 है तो हेप्टोज। इसके हमारे एग्जाम्पल भी दिए हैं। अगर ट्राइयूज को क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड,
ग्लिसरॉल्डिहाइड, 4 है तो इथ्रोलोज, इरिथ्रोज, ठीक है, क्या है, इरिथ्रोज बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर 5 बेटा तो राइबोज, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। अगर 6 बेटा तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर गलैक्टोज। ये सब बेटा कितने कार्बन आएंगे, 6 कार्बन आएंगे। अगर 7 कार्बन बेटा इसको सिडहेप्टोलेज, क्या बोलेंगे, सिडहेप्टोलेज। अगर बेटा 3 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा किसमें कितने कार्बन है। अगर मान लो 3 कार्बन कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे, ट्राइओस, एग्जांपल क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर 4 कार्बन है बेटा तो क्या बोलेंगे, टेट्रोज, क्या बोलेंगे, एरिथ्रोज। अगर 5 कार्बन बेटा इसको क्या बोलेंगे, पेंटोज, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। अगर 6 कार्बन बेटा तो सॉरी यहाँ पे 5 कार्बन आएंगे। अगर 6 कार्बन बेटा इसको क्या बोलेंगे, हेक्सोज, इसमें एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। अगर 7th कार्बन बेटा इसको क्या बोलेंगे, हेप्टुलोज या फिर हेप्टोज, क्या बोलेंगे, सिडहेप्टुलोज। ये हमारे किस में आएगा बेटा, मोनोसैकेराइड्स में। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या एग्जांपल दिया है, ओलिगोसैकेराइड्स में हमारे एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल है। जैसे इसको क्या बोलते हैं बेटा, एग्जांपल में इसमें क्या लिखेंगे, इट कंटेन, इसका मतलब थोड़ा पॉइंट लिख लो बेटा, इट कंटेन। ओलिगोसैकेराइड में मेनली हमें जो एनसीईआरटी, सॉरी ओलिगोसैकेराइड्स में मेनली हमें जो पढ़ना बेटा, क्या पढ़ना है, ओलिगोसैकेराइड्स, सॉरी ओलिगोसैकेराइड में मेनली हमें क्या पढ़ना है, डाइसैकेराइड्स। क्या पढ़ना है, डाइसैकेराइड्स। क्या पढ़ना बेटा, डाइसैकेराइड्स पढ़ना है। तो नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, डाइसैकेराइड्स मतलब शुगर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2। तो हम क्या लिखें, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट कंटेन 2 सैकेराइड्स, इट कंटेन 2 सैकेराइड्स। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, इसका एग्जांपल है माल्टोज, फिर क्या है बेटा, लैक्टोज, नेक्स्ट क्या है बेटा, सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज। सिंपल बेटा, माल्टोज है तो इसमें कितने सुगर्स रहेंगे, 2। अगर इसको माल्टोज को हम ब्रेक करेंगे बेटा, तो ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, माल्टेज। क्या यूज करेंगे, माल्टेज। जैसे ही माल्टोज को माल्टेज एंजाइम डालेंगे बेटा, तो माल्टोज हमारा ब्रेक हो जाएगा, किसमें, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। किसमें बेटा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। सेम एज इट बेटा, लैक्टोज को हम ब्रेक करेंगे तो कौन सा एंजाइम डालेंगे, लैक्टेज। किसमें ब्रेक हो बेटा, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। सेम एज इट बेटा, सुक्रोज को अगर ब्रेक करेंगे तो कौन सा एंजाइम डालेंगे, सुक्रेज। क्या डालेंगे, सुक्रेज डालेंगे। ठीक, इसमें ब्रेक होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक होगा। तो ध्यान दो बेटा, माल्टोज में भी 2 कंपाउंड है या 2 शुगर है, लैक्टोज में भी 2 शुगर है, सुक्रोज में भी 2 शुगर है। माल्टोज को ब्रेक करने के लिए बेटा कौन सा एंजाइम यूज किए, माल्टेज। किसमें ब्रेक हुआ, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में। सेम एज इट इज, लैक्टोज को ब्रेक किया बेटा, लैक्टेज एंजाइम के थ्रू। किसमें ग्लूकोज ब्रेक हुआ, ग्लूकोज एंड गलैक्टोज में। सुक्रोज को ब्रेक करने के लिए बेटा सुक्रेज एंजाइम यूज किया, जो किसमें ब्रेक हुआ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। याद रखो बेटा, सबसे हमारा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मिल्क शुगर, मिल्क शुगर बोलते हैं। इसको बोलता है माल्ट शुगर, माल्ट शुगर। क्या बोलेंगे बेटा, माल्ट शुगर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, शुगर केन या केन शुगर, शुगर केन या फिर केन शुगर बोलते हैं। ये हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। ये हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हमारा आता है, क्या आता है, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होगा बेटा, ध्यान दो, ठीक है। ये हमारा बेटा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जिसमें हमारा क्या बेटा, मोनोसैकेराइड में सिंगल शुगर होते हैं। अगर 3 कार्बन है ट्राइओस, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस एंड 7 हो हेप्टोस। इसके सारे एग्जांपल है।
सेकंड क्या बेटा, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स हमें जो पढ़ना मिलने क्या है, डाइसैकेराइड्स। नाम से क्लियर बेटा, कितने सैकेराइड्स होंगे, 2 होंगे। इसमें एग्जांपल है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। इसका मैंने निमोनिक बनाया था बेटा क्या, मसल, मसल, ठीक है। M फॉर माल्टोज, S फॉर सुक्रोज, L फॉर लैक्टोज, ठीक है। इससे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा बेटा, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स थोड़ा काफी बड़ा है, इसमें 2 टाइप आएंगे, बहुत सारे सैकेराइड्स रहेंगे। अगर इसमें क्या रहेगा, अगर सेम यूनिट अगर ज्वाइन करेंगे बेटा तो क्या होगा, होमोपॉलीसैकेराइड्स। अगर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट बार बार रिपीट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। उसके चार्ट बड़ा बेटा, उसके लिए हमें अलग से चार्ट चाहिए, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है, काफी सफिशिएंट है। इसको एक बार आप लोग रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, पॉलीसैकेराइड, जो कल पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, तब तक